So second part of solution here we'll be dealing with the vapor pressure. Two topics. First is the vapor pressure and second is the colligative properties. You can ask your doubts if you want in between. So vapor pressure, basically vapor pressure क्या होता है? देखो, जैसे हमने ये कोई सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में there are lot of molecules, right? Some at the surface, some in the between, and some at the bottom. So the forces which are acting on these molecules will be unequal forces. किसी पे ज्यादा force लग रहा होगा, किसी पे कम force लग रहा होगा, ठीक है. Similarly, there was a scientist Maxwell. He gave a graph which is called Maxwell distribution curve. वो ग्राफ इस तरीके से कुछ बात करता है. वो ग्राफ कहता है कि यहाँ पे जैसे हमने एनर्जीज प्लॉट किए हैं तो यहाँ पे हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. तो ही सेड कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है वो काफी कम मॉलिक्यूल होते हैं. मींस अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी बल्क विल हैव लोअर एनर्जी. A smaller fraction of molecule will have higher energy, whereas most of the molecule will have the average energy, and this energy he called most probable energy. तो हमें यहाँ से ये वाली बात बस एक लेनी थी. क्या लेना था? इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें बस एक टॉपिक लेना था, और वो ये कि देर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर ऑफ हायर एनर्जी. यानी कि किसी भी बल्क में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बाकियों से ज्यादा होती है. और वो इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं मॉलिक्यूल के ऊपर वो अलग अलग लग रहे हैं. जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर अलग फोर्स लग रहा है, इधर अलग फोर्स लग रहा है, इस तरीके से. तो जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा है, दे कैन इजीली लीव द सॉल्वेंट. क्यों इजीली चले जाएंगे? क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो दे विल बी एबल टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड विल फॉर्म द वेपर. ऑल्दो दे विल, ये वेपर को, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा क्योंकि यू आर नॉट हीटिंग इट. We talk about vapor pressure when we are not heating the liquid. The liquid is kept at room temperature, and then, so now this vapor is in the form of gas, and we know that gas exert pressure in each direction, so the vapor will exert pressure on the surface. So this is called vapor pressure. So vapor pressure is defined as vapor pressure is the pressure exerted by vapors at the surface of the liquid. अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? देखो, एट इक्विलिब्रियम, एक और चीज है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, इसको समझ लेते हैं. जब वो मॉलिक्यूल जो कि हायर एनर्जी वाले थे, उन्होंने लिक्विड के बल्क को छोड़ के वेपर बना लिया, तो बचा हुआ लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. यानी आप ये भी कह सकते हो कि वो ठंडा हो जाएगा. तो फिर इट विल ड्रैग दीज मॉलिक्यूल, इट विल ट्राई टू ड्रैग देम बैक, क्योंकि हीट जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करती है. बेसिकली हमें पता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बाकी बचा हुआ लिक्विड उसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये लिक्विड अब ठंडा हो गया. तो जब ये खींचेगा तो फिर ये सारे मॉलिक्यूल्स किस में आ जाएंगे? लिक्विड में आ जाएंगे. एंड देन फिर से दोबारा जो स्टोरी चल रही थी वो चलने लगेगी. तो इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, एंड विच इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव मेंटेन्ड अ डेफिनेट टेम्परेचर. जैसे रूम टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आप किसी भी लिक्विड को ऑब्जर्व करो तो उसमें ये फिनोमेना हो रही होगी. Whereas if you constantly heat the liquid, then rate of evaporation will go on increasing. If you freeze the liquid, or if you cool the liquid, then rate of condensation will increase. So this is the vapor pressure. Raoult was the scientist. He said that when a non-volatile solute मतलब जो वेपर नहीं बना सकता, is dissolved in a liquid, then the vapor pressure of liquid will decrease. That is pretty obvious. See, अगर आपने कोई solute डाल दिया, किसमें? कोई solute डाल दिया इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर,
तो वो सॉल्यूट क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि कुछ पार्ट सरफेस पे भी ऑक्यूपाई करेगा, कुछ पार्ट बल्क में भी ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर उसने कुछ पार्ट सरफेस पे ऑक्यूपाई कर लिया तो उस सरफेस के उस पार्ट से इवेपोरेशन रुक गया, क्योंकि सॉल्यूट तो नहीं जाएगा वेपर में, लेकिन क्योंकि अब वहां पे वेपर, वहां पे सॉल्वेंट भी नहीं है, तो वो वाले पार्ट से तुम ऐसे कह सकते हो कि पहले 100% एक्सपोजर था सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए, अब वो 80 या 90% रह गया। तो ऑब्वियसली लेस सरफेस एरिया हो गया तो लेस ही इवेपोरेशन होगा, क्योंकि सरफेस कम हो गई तो मॉलिक्यूल ऊपर एटमॉस्फेयर में यानी कि वेपर बनने के लिए कम जाएगा। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये जो डिक्रीज होता है, this is called delta P. This decrease with relative to the original vapor pressure is equal to this is called relative decrease in vapor pressure, यानी decrease with respect to the original value is equal to the mole fraction of solute. तो यहाँ पे A हमारा है सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं A सबस्क्रिप्ट, और B सबस्क्रिप्ट हम सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा P इज P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। तो P नॉट A क्या है, P नॉट A है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जब सॉल्यूट नहीं डाला था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डन, दिस इज अबाउट वेपर प्रेशर। देन राउट ने फिर यहाँ पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं वो उस सॉल्यूशन का है जिसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है। ऐसे ही एक और राउट ने एक और रूल दिया, वहां उसने दो ऐसे लिक्विड को मिक्स किया जो दोनों ही वोलेटाइल थे, जैसे वाटर और इथेनॉल को। तो उसने बोला कि मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन एट प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दी पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब जैसे ए का पार्शियल वेपर, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P नॉट A इंटू एक्स ए, बी का क्या होगा, P नॉट B इंटू एक्स बी। तो दोनों का मिला के जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई लिक्विड है और उसमें हमने कोई दूसरा लिक्विड डाल दिया और वो भी कैसा था, वोलेटाइल था, तो फिर जो वेपर्स बनेंगे वो दोनों के बनेंगे, ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे। लेकिन ए के कितने वेपर्स बन रहे हैं वो डिपेंड करेगा, यानी कि पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, और पी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए विल पुट अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो है वो होता है vapor pressure of pure solvent into XA, and so PB is equal to P naught B XB। तो टोटल अगर हमें निकालना तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ वी गेट द vapor pressure of a solution of two liquid। बट अगर बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो द मिक्सचर्स और द सॉल्यूशंस which do not follow Raoult's law are called non-ideal solution. When we say non-ideal solution, it means P is not equal to PA plus PB. So अगर P equal नहीं है तो इसका मतलब it will either be greater than the sum or it will be lesser than the sum. When it is greater, जब यानी प्रेशर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है, then it is called solution showing positive deviation. And when it is lesser, then this is called solution showing negative deviation. अब अगर हम ये इसके बारे में सोचें कि ऐसा क्यों होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन क्यों आएगा। ऑलराइट, तो कुछ सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन पोस्ट नहीं करा था उसने सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट।
All right, so there are some solutions which shows positive deviation and there are some solution which shows negative deviation. Positive deviation का मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर कम हो जाता है हमारी एक्सपेक्टेशन से. तो वेपर प्रेशर कम कब होगा? वेपर प्रेशर कम तभी तो होगा जब वेपर्स कम बनेंगी, और वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब वेपर्स ज्यादा बनेंगी. तो इसको देख लेते हैं, काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. So when P is greater than PA plus PB, which is called positive deviation, and when P is lesser than PA plus PB, this which is called negative deviation. ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है और ये नेगेटिव डेविएशन कहलाता है. ठीक है, तो अब इसमें जब वेपर ज्यादा बन रही है, वेपर ज्यादा बन रही है, तो ए बी इंटरैक्शन इज लेसर, यानी जो नया सोल्यूशन बना है, नया जो सोल्यूशन बना है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. तो ए बी इंटरैक्शन इज लेसर देन ए और बी बी इंटरैक्शन. तो जब यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं वो कैसे बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, यानी पुराने बॉन्ड जो टूटे हैं वो स्ट्रॉन्ग थे. तो इसका मतलब डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड जो है टूटे, टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव हो जाएगा. डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, देखो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब बेसिकली ये बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटे और वीक बॉन्ड बने, तो ओवरऑल एंथैल्पी की जरूरत पड़ी होगी. सिमिलरली जब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया तो वॉल्यूम बड़ा होगा, क्योंकि जब दोनों दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है तो वो पास पास आ जाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब कम होता है तो वो दूर दूर चले जाते हैं. नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी. ठीक है, तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑब्वियसली नेगेटिव. ये बड़ा आसान है याद रखना, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब सब कुछ ही नेगेटिव होगा, बस अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, और एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. डेल्टा पी ऑफ मिक्सिंग भी नेगेटिव हो जाएगा. अब आती है बात एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है इथेनॉल इथेनॉल एंड वाटर. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है HCl एंड वाटर. मतलब वाटर के संग कोई भी एसिड, जैसे HCl एंड वाटर, H2SO4 एंड वाटर. ठीक है, कोई भी एसिड और बेस, HCl प्लस पिरिडीन, क्योंकि HCl एसिड होता है और पिरिडीन बेस होता है, तो ये सारे एग्जाम्पल बनेंगे किसके? नेगेटिव डेविएशन के, क्योंकि एसिड और बेस क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. ठीक है, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल अलोंग विद वाटर विल फॉर्म दी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल. ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो say this is P naught A and this is P naught B, right? देखो P naught A ऊपर बनाया और P naught B वो नीचे बनाया, इसका मतलब लिक्विड A इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड B. ठीक है, क्योंकि PA बड़ा है और P naught B छोटा है. तो X से यहाँ पे 1 हो गया और XB 0 हो गया. बेसिकली ये पॉइंट ये बता रहा है कि पूरा का पूरा लिक्विड इज प्योर A, इसीलिए X से 1 है. ये पॉइंट ये बता रहा है कि पूरा का पूरा लिक्विड इज प्योर B. ठीक है, और इधर हो गया X से
ठीक है, दिस पॉइंट इज XA इज इक्वल टू 1 और XB इज इक्वल टू 0. दिस पॉइंट इज XB इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू 0. तो एज यू कैन सी, जब हम यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो A 1 से 0 की तरफ जाएगा और B 0 से 1 की तरफ जाएगा. तो बेसिकली हम A का मोल फ्रैक्शन कम कर रहे हैं और B का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं. तो अब अगर मैं यहाँ पे A का ग्राफ देखूं तो ऐसे आना चाहिए. दिस इज द ग्राफ फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ A. दिस इज द ग्राफ फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ B. एंड देन जब दोनों को मिला दिया तो जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका ग्राफ ऐसे आएगा. सो दिस इज P इज इक्वल टू PA प्लस PB. ठीक है, डन. अब हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की. तो नेगेटिव डेविएशन में अगर नेगेटिव डेविएशन है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है. तो आइडियल सोल्यूशन से इतना वेपर प्रेशर कम हो गया. ए का भी कम हो जाएगा, मतलब प्योर लिक्विड का भी कम होगा, इंडिविजुअल ए का भी कम होगा और बी का भी कम होगा. सिमिलरली अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ग्रीन वाला इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन, पिंक वाला इज फॉर नेगेटिव डेविएशन एंड रेड वाला इज फॉर आइडियल सोल्यूशन. तो दिस इज अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की कहानी. ठीक है, यहाँ पे एक चीज और रह गई. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या है. तो उस केस में फॉर्मूला आ जाएगा YA इज इक्वल टू PA अपॉन PT. YA is the mole fraction of A in vapor phase. So this is P naught A XA upon P naught A XA plus P naught B XB. ठीक है, and this is YB. So this is equal to PB upon PT. So this is P naught B XB upon P naught A XA plus P naught B XB. राइट. सो दिस इज अबाउट द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर में ये दो फॉर्मूलेज हैं जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं. एक ये वाले फॉर्मूला हो गया वेपर प्रेशर के बारे में इन वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन, और दूसरा फॉर्मूला ये वाले हो गए. ठीक है, और तीसरा केस जो है वो बिल्कुल ही अलग केस है. इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया था वोलेटाइल सॉल्वेंट में. ठीक है, इसके बाद आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम है डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू बी स्टडीड इन आवर सिलेबस. पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है. ऑब्वियसली अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो फिर वेपर प्रेशर कम हुआ होगा, और अगर वेपर प्रेशर कम हुआ होगा तो फिर अब की बार लिक्विड को ज्यादा हीट करना पड़ेगा. तो डेल्टा टी बी, मान लो बॉइलिंग पॉइंट इतना बड़ा, सो दिस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी. ठीक है, सिमिलरली अब KB क्या है यहाँ पे. KB इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. इसकी डेफिनेशन जब भी बनानी हो तो आप यहीं से बना दोगे. इफ M is equal to 1, M is molality, तो 1 mole per kg, then delta TB is equal to KB हो जाएगा. तो अब आप इसे ऐसे बोलोगे, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट is defined as the elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of solvent. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया. सिमिलरली एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास सेम हो गया डेल्टा TF, यानी कि फ्रीजिंग, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है. ठीक है, यानी कि कम हो जाता है. इज इक्वल टू KF इंटू M. यहाँ पे जो KF है इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी भी डेफिनेशन हमें पहले वाले तरीके से ही देनी पड़ेगी. KF और KB KF और KB कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सॉल्वेंट के. तो यहाँ पे भी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ
सॉल्वेंट, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो गई। अब हमारे पास थर्ड आता है, थर्ड था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, so this is delta P upon P naught A is equal to XB, and fourth and the last is osmosis, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इटसेल्फ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डाइल्यूट solution to concentrated solution, ठीक है। दिस इज, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। और कैसे इस फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस रुकेगी, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम low concentration to higher concentration. This is pi is directly proportional to हो जाता है concentration, it is also directly proportional to temperature। तो concentration को हम n upon v बोल सकते हैं। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें, so this is pi is directly proportional to nt upon v। यहाँ पे हम फिर से constant लगाते हैं, and this constant was found to be equal to r is our universal gas constant. It has the same value, 8.314 joule per Kelvin mole, और 0.0821 liter atmosphere per Kelvin mole, और 0.083 लीटर बार पर केल्विन मोल, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस जिससे हम पानी प्योरीफाई करते हैं। क्या तरीका है, यहाँ पे हम इम्प्योर वाटर ले लेते हैं और प्योर वाटर यहाँ पे होता है, थोड़ा सा प्योर वाटर ले लेते हैं। तो फिर ऑस्मोसिस तो कह रहा है कि प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर की तरफ क्या जाएगा, पानी मूव करेगा, ठीक है, इस तरफ। लेकिन अगर हम इधर प्रेशर रख दें तो फिर वो मूवमेंट रुक जाएगा। अब अगर इधर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो फिर ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसीलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पे, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और एंडो ऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने कोई सेल रख लिया, अगर पानी सेल के अंदर जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। जैसे हम लोग किशमिश को, रेजिन को जब पानी में डाल देते हैं तो फूल जाते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। अगर हम मान लो अंगूर ले लें, अंगूर को हम शहद में रख दें तो वो सिकुड़ जाएगा थोड़ी देर बाद, तो वो भी क्या हो जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 0.9% NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है विद आरबीसीज। अगर अब तुमने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये सोल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक, कम कर दिया तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो अगर तुमने डाइल्यूट सोल्यूशन में यानी 0.9 से कम वाले सोल्यूशन में आरबीसी को रखा तो आरबीसी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस होगा। अगर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड वाले में रखा तो आरबीसी सिकुड़ जाएगी क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस होगा। डन।